हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। उस ब्रिज कोर्स को आज हम देखेंगे। और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि अभी तक इसमें हमने 6 पार्ट पढ़ लिए। इसमें कुल 8 पार्ट है। 8 में से हम 6 पार्ट पूरे कर चुके हैं, उनके सभी कार्यपत्रकों को भर चुके हैं और हमने उसको बहुत आसान भाषा में समझा है। अब आज हम चलेंगे पाठ 7 की ओर और पाठ 7 को पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग पाठ 7 की ओर। हम लोग पहुंचे हैं पाठ 7 पर। और पाठ 7 जो है पंडित जसराज, ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार को हम लोग अंग्रेजी में इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इसको समझेंगे और इसके कार्यपत्रक को भरेंगे। लेकिन हर बार की तरह आपसे एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आपको यदि वीडियो में कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है या कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी जो भी जानकारी है, जो भी आप मुझसे लेना चाहते हैं वो उसमें आप लिखें, प्रश्न लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए उचित उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको मेरे मोबाइल नंबर बता देता हूँ, आप लिख लें। यदि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में समस्या आती है तो आप मुझे, मेरे व्यक्तिगत नंबर है, इन पर फोन लगा सकते हैं। कोई भी समस्या विषय वस्तु से आने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। तो मेरे मोबाइल नंबर है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, 77 480 34 984 मेरा मोबाइल नंबर है ना। और जब हम हो सकता है मैं इसको आप जब आप वीडियो देखेंगे तो इसके नीचे पट्टी पर ये नंबर आपको नजर आ जाएंगे। दूसरे नंबर है मेरे 9587954117। ठीक है, ये मेरे 2 मोबाइल नंबर है। हम चलते हैं पंडित जसराज के पाठ की ओर और आज हम लोग उसको समझेंगे, है ना। ये साक्षात्कार है। मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोती राम जी से ली थी। अपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है ना। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में, सन 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उनसे बातचीत के कुछ अंश पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने माता पिता जी और अन्य परिवार वालों के विषय में बताएं। तो एक इंटरव्यू है। पहला प्रश्न था, आपके पिता का निधन जल्दी हो गया, है ना। आपके पिता का निधन जल्दी हो गया, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? तो बोलते हैं, जय हो। मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा। जब मैं 4 साल का था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस छोटी सी उम्र में ही मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। ठीक है, इसके बाद पंडित जी हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियां जरूर की होती है ना। है ना। हम जो पंडित जी, हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियां जरूर की होती है। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? तो पंडित जी बोलते हैं, बात आप सही कह रहे हैं, शैतानी तो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र हुई तब तक पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के लिए कुछ करना है। 7 साल की उम्र में तो मैंने अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखा दिया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं उस उम्र में मैं अपने घर के काम काज में लग गया था।
इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। तो वो बताते हैं, मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की शिक्षा। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं खत्म हो गई। अर्थात वो फिर पढ़े पढ़े लिखे नहीं, और उसके बाद केवल उन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू की। मैंने बचपन आपने संगीत की शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई आपकी? आपकी संगीत की शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? तो मैंने बचपन में ही पिताजी से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था, तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई। आपको स्टेज का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला, है ना? तो मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहां से बुलावा आया। वहां के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 5000 मोहर का इनाम भी दिया था। 5000 मोहर का इनाम दिया था। अगला प्रश्न है उनसे, आपको जो तमाम सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला, उसे कैसे याद करते हैं? जो तो वो बोलते हैं, वो अपना उत्तर देते हैं, जो सम्मान मिले हैं उन्हें सम्मान से याद करता हूँ, और जो श्रोताओं का प्यार मिलता है उसको भी बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता हूँ। और इस तरह से उनका साक्षात्कार पूरा हुआ। अब हम चलते हैं इसके जो कार्यपत्र के एक एक कार्यपत्र को ध्यान से देखते हैं। अब हम पहुंचे हैं इनके कार्यपत्र की ओर। 8-7 पंडित जसराज, जो उनका साक्षात्कार है, उसी के कार्यपत्र के एक पर पहुंचे हैं। सबसे पहला है कार्यपत्र के एक जो है, श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। मैं हर बार की तरह इस कार्यपत्र को छुड़वा देता हूं, क्योंकि मैं आपको इसका कारण भी बता चुका हूं कि आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको आपको सुनना है, और सुनकर उन शब्दों को सुस्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध रूप से इसमें उल्लेख करना है उनका। और यदि फिर भी आपको व्याकरण की त्रुटि हो जाती है, तो आपके शिक्षक जब उसको जांचेंगे तो वो आपके शब्दों में सुधार करेंगे। तो आपकी शब्द शक्ति को बढ़ाने का कार्य है, इसीलिए। और आप कितना शब्दों को शुद्ध लिख पाते हैं, सही लिख पाते हैं। तो यदि मैं यहाँ उत्तर लिख दूंगा तो फिर आपको शायद हो सकता है बात समझ में ना आए, इसीलिए ये जो कार्यपत्र है मैंने छोड़ दिया है। ये आपको अपने कक्षा में ही संपन्न करना है। अब हम चलते कार्यपत्र 2 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखना। देखो, अभी तक हमने तत्सम पढ़ा, तद्भव पढ़ा, पर्यायवाची नहीं पढ़े अभी तक, अब हम आज पढ़ेंगे। इसके साथ ही अभी अब तक हमने संधि पढ़ ली, है ना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिए वो, और जो आवेदन पत्र है, मित्र को पत्र लिखना है ना, जो अनौपचारिक पत्र हैं वो समझ लिए। अब हम लोग आज इस कार्यपत्र के माध्यम से पर्यायवाची शब्द को समझेंगे। पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक ही शब्द को, है ना, कितने नामों से हम बुला सकते हैं। अर्थात एक ही शब्द है, उसके कितने सारे अर्थ हो सकते हैं, कितने सारे नाम हो सकते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो देखते हैं, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। ये प्रज्वलित जो है, ये यहाँ पर गलत लिखा था, है ना, हो सकता है ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई हो। देखिए, प्रज्वलित में 2 बार आधा ज नहीं आता, क्योंकि प्रज्वलित, क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग के साथ ज्वलित इसमें, है ना, मूल शब्द जुड़ा, तो प्रज्वलित, है ना। जैसे हम उज्ज्वल लिखते हैं ना, उत धन ज्वल, तो ये तय है, ये जे का रूप ले लेता है, आधे जे का, इसलिए यहाँ पर आधा जे और फिर ये आधा जे मिला करके यहाँ पर 2 बार आधे आधे जे का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक ही जे आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैंने शुद्ध लिख दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग में। अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो आग का पर्यायवाची शोभा, अग्नि, समीर और चिंगारी, इनमें से कौन सा रहेगा? अग्नि, है ना। आग का पर्यायवाची अग्नि। हम देखें, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। उसके नेत्र में
छोटा सा तिनका चला गया। अब नेत्र का पर्यायवाची देखते हैं, अलग है, एक कनक है, एक नयन है, एक हस्त है। तो सभी को हम सभी जानते हैं कि नेत्र का जो पर्यायवाची वो नयन है। तीसरा प्रश्न है, उसका मन आनंद से भर गया, है ना। तो आनंद का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? अलंकार, अपूर्व, अभिमान है, उल्लास है। तो हम सभी जानते हैं आनंद का पर्यायवाची उल्लास है ना। इसके बाद हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर का पर्यायवाची देखो यहाँ पर, गणेश, महादेव, अनंग, तो परमात्मा। तो हम सभी जानते हैं ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा। वह नदी के किनारे घूम रहा था। तो किनारे को पर्यायवाची क्या है किनारे का? जैसे तीर, कतार, बाण, वसुंधरा। तो ये सभी है ना। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है ना। बाण जो है वो बाण का ही नाम है, जो बाण हम लोग चलाते हैं। और कतार एक पंक्ति का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर किनारे का उत्तर तीर, ठीक है। यहाँ पर इसका पर्यायवाची तीर। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? तो याद आता है, तो याद का पर्यायवाची क्या होगा? देखो यहाँ पर, क स्मरण, ख स्मृति, ग स्मरण शक्ति और घ याददाश्त, ठीक है। तो याददाश्त, स्मरण शक्ति और स्मृति ये नहीं हो सकते। तो याद का पर्यायवाची क्या होगा? स्मरण, है ना। क वाला सही है, स्मरण। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। छोटी उम्र में, उम्र का पर्यायवाची देखो, गिनती भी नहीं हो सकता, युवा भी नहीं हो सकता, बुढ़ापा भी नहीं हो सकता, आयु। उम्र का पर्यायवाची क्या होगा? आयु। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो सम्मान का पर्यायवाची पूजना, पूजना, सहारा, सामना नहीं हो सकता। इसका सम्मान का पर्यायवाची क्या होगा? आदर। तो यहाँ पर आदर को हम लोग सही करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अब कार्यपत्रक 3 की ओर। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3, है ना। कार्यपत्रक 3 में समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। जो शब्द युग्म होते हैं वो दिखने में जब हम उनका अर्थ निकालते तो लगता है कि ये अर्थ समान है, लेकिन फिर भी उनके अर्थों में भिन्नता होती है। दिखने में एकदम समान होते हैं, है ना, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। वो क्या भिन्नता है वही हम शब्द युग्म में समझेंगे। शब्द युग्म का मतलब है शब्दों का जोड़ा। दो शब्द एक जैसे थोड़े से दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि इनका अर्थ एक जैसा है, लेकिन जब हम लोग ध्यान से देखते हैं उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर इसने उदाहरण दिया अस्त्र, शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र में देखो, अस्त्र मतलब हथियार जो फेंक कर चलाया जाए। जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, अर्थात जिस हथियार का प्रयोग हम लोग फेंक करके करते हैं, जैसे भाला है, बंदूक की भी गोली जाती है ना, तो उससे भी हम लोग अस्त्र में आएगा वो भी। इसके बाद भाला जिसको हम लोग फेंक सकते हैं, है ना, वो अस्त्र है। जैसे पत्थर भी उसको फेंक के मारा जाता है, तो ये अस्त्र। शस्त्र हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए, जिसको हाथ में पकड़ के, तलवार हाथ में पकड़ करके चलाते हैं हम लोग, है ना, या फिर चाकू है। इस तरह के हथियार जिनको हाथ में लेकर के चलाया जाता है वो हथियार जो हैं शस्त्र कहलाते हैं, जैसे तलवार। इसके बाद है अगम। अगम और दुर्गम दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन देखते हैं अगम है ना, जहां पर पहुंचना असंभव हो, है ना। जैसे ईश्वर तक पहुंचना अगम है, अर्थात जहां तक पहुंचना असंभव हो उसे अगम कहेंगे। और दुर्गम वह स्थान जहां कठिनाई से जाया जा सके। जाए तो जा सके, लेकिन दुर्गम अर्थात वह स्थान जहां कठिनाई से जाया जा सके, ठीक है। अगम का मतलब जहां पर पहुंचना असंभव हो, और दुर्गम का मतलब होता है वह स्थान जहां कठिनाई से जाया जा सके। ईर्ष्या, बिना कारण दूसरों से शत्रुता। बिना कारण दूसरों से शत्रुता, तो ईर्ष्या होती है। जैसे बिना कारण ही दूसरों से शत्रुता करेंगे तो ईर्ष्या होगी। और द्वेष का मतलब किसी कारणवश किसी से शत्रुता, है ना। बिना कारण यदि दूसरों से शत्रुता करेंगे तो शत्रुता करें तो ईर्ष्या, और द्वेष का मतलब किसी कारणवश किसी से शत्रुता करना। कार्य, नियमित रूप से वो काम जो हम दैनिक करते हैं, है ना, कार्य कहलाते हैं। जो भी कार्य हम दिन भर में करते हैं, नियमित रूप से वे काम जो हम दैनिक करते हैं। और कर्तव्य, ऐसे कार्य जिसको करने की, ऐसे कार्य
जिसको करने की समाज और राष्ट्र हमसे अपेक्षा रखता है वो कर्तव्य कहलाते हैं। आज्ञा का मतलब होता आदेश देना, और अनुमति यानी किसी कार्य के लिए आज्ञा लेना। अभिमान, अभिमान का और अहंकार में अंतर देखेंगे। अभिमान है ना वास्तविक घमंड, अभिमान कहलाता है। जैसे मुझे अपने देश पर अभिमान है तो ये वास्तविक घमंड है ना, ये दिखावा नहीं है। लेकिन अहंकार अपने को जरूरत से ज्यादा समझना अहंकार होता है, अपने को जरूरत से ज्यादा समझना अहंकार कहलाता है। नमस्ते, नमस्ते छोटों का बड़ों के लिए अभिवादन। जब छोटों का बड़ों के लिए अभिवादन होता तो नमस्ते, और बराबर वालों को अभिवादन करेंगे तो नमस्कार। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर। पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करने। जो भी ये शब्द हैं इनके पहले हमें अर्थ लिखने, अर्थ लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, देखते हैं। शुरुआती, शुरुआत का मतलब होता है प्रारंभिक, है ना। तो शुरुआत, देखो शुरुआती है ना प्रारंभिक। अब मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। रसराज, रसों का राजा, है ना। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। निधन, मृत्यु, निधन का अर्थ क्या हो, मृत्यु। मृत्यु एक अटल सत्य है। शैतानी, शरारत, शैतानी का अर्थ क्या हो, शरारत। बच्चे बहुत शरारत करते हैं। इसके बाद ताउम्र, ताउम्र का मतलब आजीवन। हमें ताउम्र माता पिता की सेवा करनी चाहिए। या फिर इसका यदि वाक्य में इस तरह से प्रयोग किया जाए ताउम्र के स्थान पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं हमें आजीवन, है ना। आप अपने हिसाब से जैसे भी उपयोग करें, आजीवन, इस जगह केवल आजीवन लिखेंगे। हमें आजीवन माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर इसी कार्यपत्रक का चौथे का भाग है कामकाज। कामकाज में काम धंधा, है ना। इसको लिखेंगे हम लोग, उसका काम धंधा, है ना। उसका काम धंधा अच्छा चल रहा है, उसका काम धंधा अच्छा चल रहा है। साधना, अभ्यास करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, साधना अभ्यास करना। मोहर, मुद्रा, है ना। मोहर का अर्थ होता है मुद्रा। भारतीय मुद्रा बहुत प्राचीन है। या फिर मोहर को लेंगे वाक्य में प्रयुक्त, तो मेरी दादी के पास एक मोहर है ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा मोहर का उपयोग करते थे। मोहर सोने चांदी तांबे पीतल की भी हो सकती है, इस तरह से वाक्य बना सकते। श्रोता, सुनने वाला, हमें अच्छे सुनने वाला हमेशा, है ना, हमेशा अच्छे सुनने वाला बनो या अच्छे श्रोता बनो। शुक्रानंद, धन्यवाद, मेरा कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये कार्यपत्रक हमारा चौथा पूरा हुआ। अब हम लोग कार्यपत्रक 5 को देखेंगे और इसके बाद ही ये पाठ हमारा पूरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यपत्रक 5। अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। अब ये कार्यपत्रक भी वैसे तो आपको ही लिखना था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। हम सभी की रुचि अलग अलग हो सकती है, हम सभी जानते हैं प्रत्येक मनुष्य की रुचियां अलग अलग हो सकती है। तो हम लोग कार्यपत्रक 5 में रुचि देखेंगे। मेरी रुचि खेल और पढ़ाई दोनों में है। मेरी रुचि खेल और पढ़ाई दोनों में है। मैं खेल के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मेरी रुचि खेल और पढ़ाई दोनों में है ना। मैं खेल के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तथा पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं नियमित रूप से प्रतिदिन 2 घंटे क्रिकेट का अभ्यास करता हूँ, है ना, तथा समय पर विद्यालय के सभी कार्य और सभी विषयों का गृह कार्य पूरा करता हूँ। मुझे महान लोगों की कहानियां और आत्मकथा या जीवनी, है आत्मकथा जीवनी आदि पढ़ना भी बहुत पसंद है। इस तरह से हमने कार्यपत्रक 5 किया है। अब इसमें एक और कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 6, उसको समझते हैं, देखते हैं। ये कार्यपत्रक 6 पर आए हम लोग। अब कार्यपत्रक 6 को मैंने यहाँ नहीं लिखा, है ना, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ
और मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। यदि मैंने इसको लिखता तो जाहिर है कि मैं इसको हिंदी विषय के बारे में अपने नाम पे लिखता, या फिर मैं किसी और शिक्षक के बारे में लिखता। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अलग अलग शिक्षक जो हैं वो प्रिय हो सकता है। आवश्यक नहीं कि सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षक प्रिय हो, है ना। तो इसीलिए मैंने ये भी आप पर छोड़ दिया है। आपका जो भी प्रिय शिक्षक है उनके बारे में लिखिए, वो आपके उनका क्या नाम है, वो क्या करते हैं, आपको कौन सा विषय पढ़ाते हैं, वो आपको किस तरह से पढ़ाते हैं, फिर आपकी सहायता कैसे करते हैं, आपसे बात कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, तो ये आपको अपने अनुसार करना है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 7 था पंडित जसराज वो पूरा हुआ, और लगातार वीडियो पर बने रहे, है ना। और आपको इसी तरह से बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। अब हम चलेंगे अपनी अगली वीडियो की ओर, और सभी का सहयोग करने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे पार्ट 8 जो कि अंतिम पार्ट है उसकी ओर चलेंगे।